Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you. डियर, तो जैसा कि आप लोग को जो है ना एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा जो कि स्क्रू जैक का न्यूमेरिकल है और ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा में 2021 में ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये क्वेश्चन हैंडल होगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसी तरीके से जो है आगे आने वाला ईयर में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं कि आप स्किप करके चीज़ों को देखें, नहीं, अच्छे से आप एक बार न्यूमेरिकल को पूरा देख लें, क्योंकि इसी तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो सिर्फ डेटा इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट जो बताएंगे ना उसी तरीके का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है न्यूमेरिकल रहता है। तो चलिए रीड करते हैं और समझते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे हैंडल होगा, क्या क्या गिवन डेटा है। क्योंकि स्क्रू जैक का डिज़ाइन जो है ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं, क्लास में बातें करें तो स्क्रू जैक का डिज़ाइन जो है ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि स्क्रू जैक का डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन करने का मतलब क्या होता है ना, किसी का भी डिज़ाइन, कोई भी पार्ट्स का डिज़ाइन होगा, कोई भी मशीन एलिमेंट का डिज़ाइन होगा, तो डिज़ाइन का मीनिंग होता है ना कि उसका डायमेंशन वगैरह को फाइंड करना, और वो मतलब जो भी गिवन आपका क्या बोलते हैं स्ट्रेस वाला कंडीशन है, गिवन परमिशिबल कंडीशन है स्ट्रेस का, उसको विदस्टैंड कर सके वो डायमेंशन, उस तरीके का डायमेंशन होना चाहिए। उसका मतलब होता है, कहने का मतलब सेफ डिज़ाइन के रिगार्डिंग डायमेंशन को फाइंड करना, वही होता है मशीन डिज़ाइन में हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम साइड में बनाए हैं जो आपको दिख रहा है ना, ये डायग्राम ऐसा नहीं कि आपको बनाना है इस न्यूमेरिकल, बस ये हम समझाने के पर्पज़ से बनाए, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये स्क्रू जैक, देखिए लिखा हुआ ही दिख रहा है क्या है, तो एक स्क्रू जैक है, बढ़िया बात है, एक स्क्रू जैक है और इसमें जो है कैरीज ए लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। इसमें यदि लोड का बात करें कि लोड कितना गिवन है तो लिखते जाते हैं गिवन डेटा, तो लोड जो है वो 20 किलो न्यूटन गिवन है, लोड जो है वो 20 किलो न्यूटन गिवन है। मान के चलिए कि लोड को हम पी से दिखाएं तो लोड बराबर जो है वो 20 किलो न्यूटन है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, लोड जो है वो 20 किलो न्यूटन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पे, तो बिटवीन स्क्रू एंड नट, स्क्रू एंड नट के बीच में जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको म्यू से दिखाते हैं, और म्यू का जो वैल्यू है वो 0.2 गिवन है, 0.2 गिवन है। डिजाइन दी स्क्रू एंड नट, देखिए किसका किसका डिजाइन करना है, तो स्क्रू एंड नट दोनों का डिजाइन करना है। सिर्फ स्क्रू का भी लिख दे तो हम नट का डिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन स्क्रू एंड नट दोनों लिख दिया तो ऑब्वियस है कि दोनों का डिजाइन जो है वो करना पड़ेगा। नेग्लेक्ट कॉलर फ्रिक्शन एंड कॉलम एक्शन, कॉलर फ्रिक्शन और कॉलम एक्शन को जो है वो नेग्लेक्ट करके हम लोग को चलना है। और इसमें देखिए आगे क्या है, टेक सिग्मा सी, देखिए ये सब वैल्यू जो है ना वो गिवन है कि सिग्मा सी बराबर जो है यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, सिग्मा सी का मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो 42 जो है वो न्यूटन पर एम स्क्वायर है, या फिर इसको 42 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 42 MPa, क्योंकि 1 मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। टॉ का बात करें शियर स्ट्रेस का, तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो 28 है ना, शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो 28 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। और साथ ही साथ जो है देखिए ये दोनों जो डेटा दिया हुआ है ना, ये दोनों डेटा देखिए, इसको हम रेड से ये कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों डेटा जब आपको यूज करना है तो ये जो है ये 4 स्क्रू, ये किसके लिए दिया हुआ है, तो ये स्क्रू के लिए दिया हुआ है, ये बात को आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो है वो नट का टॉ अलग से दिया हुआ है, नट का लिखा हुआ है कि नट का जो है वो 21 मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर एम स्क्वायर है ना, 21 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये नट के लिए। और एक और भी दिया हुआ है, द परमिसिबल बियरिंग प्रेशर ऑन द नट इज, तो एक बियरिंग प्रेशर भी दिया हुआ है और नट के लिए ये कितना है, तो 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब देखे होंगे ना कि जब आपका क्वेश्चन बना है तो क्वेश्चन बनते के टाइम में जो है ना ये सब आपको मतलब क्वेश्चन बनना नहीं, अब डिज़ाइन जब हम आपको सिखाए थे डिज़ाइन करने तो उस समय ये सब सारा डेटा था जो कि अननोन था, अभी ये नोन है, तो ये वैल्यू को पुट करना है हमको। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को समझेंगे, एक एक स्टेप में हर एक चीज़ को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्रू एंड नट का डिज़ाइन करना है, तो पहले स्क्रू का ही कर लेते हैं, उसके बाद नट का डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो आइए स्टेप नंबर 1,
स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 करते हैं पहले। स्टेप नंबर 1 में आपको सभी को पता होगा कि स्टेप नंबर 1 में जो है वो सबसे पहले डीसी, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक डीसी, छोटा छोटा डीसी एक दिख रहा होगा। डीसी का मतलब होता है कोर डायमीटर। किसका कोर डायमीटर? तो स्क्रीव का कोर डायमीटर, स्क्रीव का कोर डायमीटर। तो स्क्रीव का कोर डायमीटर का मीनिंग क्या हुआ डियर? स्क्रीव का कोर डायमीटर का मीनिंग क्या हुआ? देखिए एक स्क्रीव है, मान लीजिए इस तरह से कोई स्क्रीव है ना, मान लीजिए ये जो स्क्रीव है आपको दिख ही रहा है, देख करके पता भी चल जा रहा है ये स्क्रीव जो है ये आपका कैसा वाला है? तो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला मान लीजिए है ना। तो स्क्वायर वाला यदि स्क्रीव रहेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है? देखिए क्या होता है। एक तो आप देखे होंगे कि इसका ऑटर डायमीटर होता है, एक तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि इसका ऑटर डायमीटर होता है, डी नॉट भी बोल सकते हैं। और एक इसका जो होता है ना, जिसको कोर डायमीटर, इसी को कोर डायमीटर बोलते हैं, जिसको डीसी से दिखा रहे हैं, ये हो गया कोर डायमीटर। और एक होता है नहीं कोर और नहीं ऑटर, एक इधर इसके बीच बीच में होता है, मान लीजिए जिसको डी से दिखाते हैं नॉमिनल डाया, सॉरी मीन डाया। और ये डी नॉट को तो ऑटर भी बोलते हैं, नॉमिनल भी बोला जाता है, नॉमिनल डायमीटर भी बोलते हैं। और डीसी को क्या बोलते हैं? तो डीसी को बोलते हैं कोर डायमीटर। तो देखिए कोर डायमीटर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जो है वो कोर डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में जो है वो कोर डायमीटर जो है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो कोर डायमीटर फाइंड करेंगे तो उस समय तो कंसीडरिंग द स्क्रीव इज अंडर प्योर कंप्रेशन, क्योंकि कंसीडर तो करना पड़ेगा, कंसीडरिंग दी considering the screw under pure कंप्रेशन। देखिए स्क्रीव में ना कंप्रेशन ही आता है, प्योर कंप्रेशन। सो अब कंप्रेशन की वजह से क्या आएगा? सो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड। सो डायरेक्ट compressive stress due to axial load, that is एक्सियल लोड की वजह से। तो ये क्या होगा? तो दैट इज सिग्मा सी बराबर क्या आएगा? लोड अपॉन एरिया। तो एरिया कितना होगा? तो पाई बाई 4 होगा, और डीसी का क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्योंकि सोचिए ना, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए आपका है और इस पे लोड लगा है पी अमाउंट का, तो ऑब्वियस है इसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना होगा जो कंप्रेशन में होगा? ये तो डायमीटर डीसी है, कोर डायमीटर। इसी पे आगे क्या है? इसी पे आपका ये सब निकला हुआ है, यानी कि जो भी बोले इसका स्क्रीव का थ्रेड वगैरह। तो यहाँ से यदि आप डीसी निकालेंगे तो यहाँ से डीसी निकालेंगे तो कितना आएगा? तो डीसी बराबर रूट अंडर कितना आ जाएगा? तो ऑब्वियस है 4p हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा पाई इंटू सिग्मा सी। तो पाई इंटू सिग्मा सी होगा। अब आप रखिए इस वैल्यू को, तो 4 इंटू पी, लोड कितना दिया हुआ है? 20, तो 20 किलो न्यूटन है, तो इसको न्यूटन में चेंज करेंगे 10⁻³ से, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? पाई इंटू सिग्मा सी का वैल्यू कितना है? 42 है। इसको आप यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो ये आ रहा है लगभग 24.6232 mm आ रहा है ना, ये इतना आ रहा है। आप इसको वेरीफाई करा भी सकते हैं। 4 इंटू 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पाई इंटू 42, ठीक है, इतना ही आ रहा है।
तो ये वाला वैल्यू जो आया ना, ये वैल्यू को ज़रा समझिए क्या हुआ है। ये वैल्यू डीसी का है, ये वैल्यू डीसी का। लेकिन देखिए एक बात है, यहाँ पे एक बात है जो हम लोग को समझना है कि यदि एक टेबल यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, एक हम स्टैंडर्ड टेबल देखिए, स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड डायमेंशन, स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड कैसा, स्क्वायर टाइप का। अभी जो बना भी रहे ना, स्क्वायर थ्रेड बना रहे हैं, तो स्क्वायर थ्रेड आपको हमने जो टाइप्स वगैरह पढ़ाए थे, तो स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, ये सब बताए थे। तो स्क्वायर थ्रेड का नॉमिनल डायमीटर है ना, नॉमिनल डायमीटर का वैल्यू है। नॉमिनल का मतलब होता है, नॉमिनल का मतलब डी नॉट है ना, डी नॉट आप बोल सकते हैं। छोटा डी नॉट यहाँ पे बड़ा लिख दिए थे ना, चलिए यहाँ पे भी इसको स्मॉल ही कर देते हैं, इसे स्मॉल से दिखाते हैं। तो ये है डी नॉट, ठीक है। इसको भी ना जो मीन डायमीटर है, इसको सबको स्मॉल लेटर से दिखा दिए, क्योंकि डीसी ना स्मॉल से दिखा दिए, इसीलिए वो तो नोटेशन है। तो देखिए यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर यानी कि डी नॉट दिया हुआ है, पिच का वैल्यू दिया हुआ है नॉमिनल डायमीटर कह लो अकॉर्डिंग। और ये जो है ना, ये आपका डेटा बुक से लिया हुआ है, एक तरह से कहे तो डेटा बुक का है। तो 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह नॉमिनल डायमीटर हो तो पिच जो होगा वो 2 होगा। ऐसे ही तो यहाँ से जो हम कंसीडर करेंगे अभी, है ना, स्टैंडर्ड टेबल से कंसीडर, बाद में आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि क्यों आखिरकार हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं ना, वो हम 44 जो है वो नॉमिनल डायमीटर को कंसीडर कर रहे हैं। तो 44 के अकॉर्डिंग क्या होगा, 7 होगा पिच का वैल्यू। क्यों कंसीडर कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। अब देखिए हुआ क्या है बात, जरा समझिए। यहाँ पे यदि हम कोर डायमीटर का बात करें, कोर डायमीटर मेरा 24 आया, कोर डायमीटर जो आया है वो आया है 24, है ना, 24 पॉइंट समथिंग आया कोर डायमीटर। तो नॉमिनल डायमीटर से कोर डायमीटर कम होता है, ये इसमें तो दो राय नहीं है। यदि हम ये कहें कि यहाँ पे कौन डायमीटर सबसे बड़ा होगा, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जो नॉमिनल डायमीटर होगा, उसके बाद जो होगा मीन होगा, और सबसे छोटा जो होगा सर वो कोर होगा। बहुत बढ़िया बात है। तो ऑब्वियस है कोर डायमीटर जो है वो कम होगा तो नॉमिनल ज़्यादा। तो कोर डायमीटर 24 पॉइंट समथिंग आया है, तो 24 पॉइंट समथिंग 24 से तो बड़ा ही होगा ना नॉमिनल डायमीटर। तो 24 से बड़ा में क्या, एक आप कह सकते हैं कि 30, 32, 36, जिसमें पिच का वैल्यू आपका जो है, यहाँ पे देखिए पिच का वैल्यू 6 है। तो उस लाइन में आप जरा देखिए क्या है, नॉमिनल डायमीटर 30 या फिर 32 या फिर 36, तो उसमें पिच का वैल्यू ये तो आपका बड़ा है, ज़रूर बड़ा है। किससे बड़ा है, तो ये वाला वैल्यू जो है वो बड़ा है आपका कोर डायमीटर से। और एक रिलेशन आप बहुत भली भांति जानते हैं कि कोर डायमीटर जो होता है वो नॉमिनल डायमीटर माइनस पिच होता है डियर। कोर डायमीटर बराबर जो होता है वो नॉमिनल डायमीटर माइनस पिच होता है। तो मान लीजिए हम 30 को ले लें, तो 30 माइनस 6 से कितना हो जाएगा 24, जो कि 24 पॉइंट समथिंग है कोर, तो वो सही नहीं होगा लेना। 32 भी ले ले तो 32 में भी 6 को घटाएंगे, 36 में भी 6 को घटाएंगे, तो ठीक है 24 से तो बड़ा आएगा, और उससे बड़ा ही होना चाहिए 24 से। लेकिन यदि एक सही डिजाइन किया जाना है, तो यहाँ पे ये टेबल देख करके लग रहा है कि 44 लेना ज़्यादा अच्छा होगा। या तो 40 ले लीजिए या 44 लीजिए, ज़्यादा सेफ होगा डिजाइन हम लोग को सेफ रखना होता है। तो यहाँ पे हम 44 को कंसीडर करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेबल, फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेबल, स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड, है ना, स्टैंडर्ड स्क्वायर थ्रेड टेबल क्या लिए, तो लेटेस्ट टेक, देख रहे लेटेस्ट टेक लिखे है ना, डी नॉट बराबर 44 mm एंड पी का मतलब यहाँ पे बोलते हैं पिच, और पी थोड़ा इस तरह दिखाते हैं। पिच बराबर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 7 mm होगा। सो याद रखिएगा, जो डीसी का वैल्यू होता है ना, इसे याद रखिएगा हमेशा ये चीज़, डी नॉट माइनस पिच होता है। तो डी नॉट का वैल्यू यदि 44 कंसीडर किए -7 करेंगे, तो ऑब्वियस है यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कितना होगा, 37 होगा, 37 होगा हटाने के बाद, तो 37 mm।
देखिए कोर डायमीटर कितना आया 37 mm। आप कहेंगे सर कोर डायमीटर तो 24 आया सर मेरा फॉर्मूला से, लेकिन अब 37 यानी कि इसका मतलब यहाँ कंसीडर कर रहे हैं सर, क्या बात है ऐसा 37 इसका मतलब लेकर के अब डिजाइन कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना डियर, कभी भी ना जो वैल्यू आया है अब उससे बड़ा लेकर के चलेंगे ना तो फेल्योर का चांसेस बहुत कम। अब बड़ा का मतलब 24 से बड़ा तो 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो आप कहेंगे फिर कैसे पता चलेगा कितना ज़्यादा। तो देखिए ये सब जो है ना वो न्यूमेरिकल बनाते बनाते आपको चीज़ें पता चल जाएगा कि क्या लेना सही होगा। अब ऐसा नहीं 37 के जगह 30 भी हो तब भी सेफ ही होगा, लेकिन 37 ना कुछ ज़्यादा सेफ नज़र आ रहा है। यदि मान लीजिए कि हम डी नोट का वैल्यू 40 लेते हैं, क्योंकि आप समझ गए ना कि ये टेबल स्टैंडर्ड टेबल में ये जो टेबल है इस टेबल में हम 6 पिच वाला को हम नहीं ले सकते, जो 6 पिच है ना उसको नहीं ले सकते, बहुत सेफ नहीं है, बहुत सेफ नहीं है। लेकिन चलिए 6 पिच वाला नहीं 7 पिच वाला को तो ले सकते हैं। तो 7 पिच वाला को यदि लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 40 भी नॉमिनल डायमीटर था, तो 44 ही क्यों लिए। 40 को भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ तो ये ज़रूर पता चल रहा है आप सभी को कि 44 लेंगे तो और ज़्यादा सेफ होगा। ठीक है, थोड़ा मटेरियल का खर्च ज़्यादा आएगा लेकिन बहुत सेफ होगा। तो सेफ डिजाइन को लेकर के हम ये लिए हैं। तो चलिए इतना आ गया। अब इतना आया तो इसलिए ये बताइए कि यहाँ से अब यदि हम मीन डायमीटर निकालेंगे, मीन डायमीटर बराबर क्या होता है आपका आउटर डायमीटर और कोर डायमीटर और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 होता है, यही होता है। तो ये है 44 लिए है प्लस कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है डियर 40.5 mm आ रहा है। 40 mm का जो है वो मीन डायमीटर आ रहा है, बढ़िया है 40 mm का मीन डायमीटर। आगे चल करके आपको फॉर्मूला में ना मीन डायमीटर का ही यूज होता है, तो जब भी मीन डायमीटर लेंगे तो यही 40.5 लेंगे। यानी कि जो भी डिजाइनिंग हो रहा है वो हम नॉमिनल डायमीटर 44 एज्यूम करके कर रहे हैं। आप नॉमिनल डायमीटर जो है वो 40 भी एज्यूम करके कर सकते हैं, 36 भी एज्यूम करके कर सकते हैं और पिच का वैल्यू 6। उस कंडीशन में जब आप 36 नॉमिनल डायमीटर कंसीडर करेंगे तो पिच का वैल्यू 6 लेंगे, ये ध्यान रहे। अब उसी के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर दीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, वो भी सेफ ही है। लेकिन जितना ज़्यादा वैल्यू को लेंगे उतना ज़्यादा सेफ होगा। तो एक हम कंसीडर यहाँ पर कर चले हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारा आंसर आएगा। इसीलिए मशीन डिजाइन का आंसर जो है थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, आपके अकॉर्डिंग होगा कि आप क्या कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन कंसीडर भी वैसा ही करना है जो सेफ जरूर रहे। यानी कि यहाँ पे आप नॉमिनल डायमीटर को वही कंसीडर करेंगे ताकि जो कोर डायमीटर है वो 25 से ज़्यादा ही हो। अब 25 से 4-5 ज़्यादा हो तो और बढ़िया होगा, तो ये बात ध्यान रखें। तो इतना बात आपको बता दी। अब चलिए स्टेप नंबर 2। तो अब नेक्स्ट जो होगा एक स्टेप हो गया, अब स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 में अब देखने जा रहे हैं। अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ, एक चीज़ पहले हम इसमें देख लें। चलिए 1 मिनट हम यहाँ पे देख लें अभी इसको ना, इसको स्टेप नंबर 2 को थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा हम समझते हैं कुछ और कहानी को। जैसे मान लीजिए 40.5 नॉमिनल डायमीटर है, या फिर कोर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर को छोड़िए, कोर डायमीटर 37 है। तो क्या ये बहुत बढ़िया है क्या? देखिए बहुत बढ़िया है कि नहीं, समझते हैं। देखिए ये यदि 37 है डियर, तो ज़रा समझिए सिग्मा सी यदि आप निकालेंगे तो क्या होगा। आप कहेंगे सर 4p अपॉन जो होगा वो पाई डी सी का स्क्वायर होगा, बढ़िया बात है। तो 4 × 20 किलो न्यूटन लोड लगा है, इतना × 10⁻³ है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा पाई × DC, मतलब क्या होगा 37 का स्क्वायर कर देते हैं। जरा देखिए क्या हुआ है, जरा देखिए कि कितना फ़ायदा हो गया। 4 × पाई × कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर। देखिए क्या आया, ये वैल्यू जो आ रहा है ना ये आ रहा है ओनली 18.60 न्यूटन पर mm²। जरा देखिए क्या हो रहा है कहानी, देख रहे हैं डियर क्या हो रहा है। सिग्मा सी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा सी गिवन है 42, लेकिन 37 के अकॉर्डिंग यदि निकाल रहे हैं तो आ रहा है ओनली 18 आ रहा है। तो बहुत सेफ होगा ना, यानी कि स्ट्रेस जो इंड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 42 जो कि गिवन है क्वेश्चन में, और हम जो कोर डायमीटर लेकर के डिजाइन कर रहे हैं वो 37 लेकर के डिजाइन कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में देखिए कि सिग्मा सी ओनली 18 आ रहा है, मान के चलिए 19 आ रहा है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है कि काफ़ी कम सिग्मा सी है, इंड्यूस काफ़ी कम हो रहा है 37 के अकॉर्डिंग, यानी कि
बहुत ज़्यादा जो है वो सेफ होगा, डिज़ाइन जो होगा बहुत ज़्यादा क्या होगा, सेफ होगा। तो ये बात को समझना है। अब इसीलिए स्टेप नंबर 2 अब स्टार्ट करते हैं। तो कहानी को एक एक बात को समझिएगा। स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में ये देखने जा रहे हैं टॉर्क रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा। टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज दी, कि उठाने के लिए है ना, रेज दी लोड पी, रेज दी लोड पी एंड शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड, क्योंकि देखेंगे निकाल करके शियर स्ट्रेस भी, ताकि जो शियर स्ट्रेस गिवन है उसके अंदर वैल्यू आएगा तो बोलेंगे सेफ डिजाइन है। एंड शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू दिस टॉर्क, ठीक। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं, डिजाइनिंग के टाइम में बता चुके हैं। देखिए क्या होगा, इस एंगल को हम अल्फ़ा माने और एक रॉन्ड को यदि जो है मान लीजिए सीधा कर दिया जाए तो कितना होगा, पाई इंटू डी हो जाएगा। मान लीजिए जो आपका पाई इंटू डी मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस, तो ये मीन डायमीटर है। अब मीन डायमीटर है, उसको सोचिए ना कि उसको यदि खोल दिया जाए एक रॉन्ड सा चीज़ से, ये रॉन्ड सा चीज़ है, इसका डायमीटर जो है वो डी है, मान के चलिए मीन डायमीटर ये। इसको यदि ओपन कर दे तो कितना होगा लंबाई, तो पाई इंटू डी होगा, इसका सरकमफेरेंस के बराबर, तो पाई इंटू डी। तो एक बार पाई इंटू डी यानी एक राउंड घूमेगा तो कितना लोड रेज करेगा, तो पी डिस्टेंस तक करेगा, उसका पिच के बराबर करेगा। ये पी जो है याद रहे यहाँ पे पिच है, नोटेशन में दिक्कत ना हो लोड और इसमें, पी के बराबर रेज करेगा ना, ऊपर कितना जाएगा, पी के बराबर एक पिच के बराबर, पिच के बराबर ही जाएगा, है ना। ये बात पहले भी आप देखें। तो यहाँ से यदि हम ये बताएं कि tan अल्फ़ा, क्योंकि बिना अल्फ़ा निकाले जो है ना आगे का काम हो नहीं पाएगा, लोड रेज वाला नहीं हो पाएगा, तो ऊपर में क्या है, पिच है, डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। tan इन्वर्स पिच का वैल्यू कितना लिया, 7, देखिए उसी के अकॉर्डिंग सारा डिजाइन होगा, ये बात याद रहे। और पाई इंटू कितना हो जाएगा, तो डी का वैल्यू 40.5 आया है, मीन डायमीटर लेना है, क्योंकि मीन डायमीटर लेना है, इस बात का याद रहे। तो ये कितना आ रहा है, तो 3.149 आ रहा है, 3.149 डिग्री। तो इतना आ गया। अब आगे जो है वी नो, अब कुछ कुछ बातें जानना पड़ेगा। वी नो म्यू बराबर क्या होता है बताइए ज़रा, फ्रिक्शन वाला चैप्टर से, तो tan फाई होता है। यहाँ पे फाई क्या है, फ्रिक्शन एंगल है ना, नहीं फ्रिक्शन एंगल और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में यही रिलेशन होता है। तो यहाँ से ये बताइए कि आप क्या निकाल सकते हैं, फाई बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये सब आप जान रहे हैं, है ना, फ्रिक्शन चैप्टर से। tan इन्वर्स म्यू, तो ये बताइए tan इन्वर्स म्यू का वैल्यू 0.2 गिवन है, तो 0.2 कितना होगा, 11.31 जो है वो फाई का वैल्यू हो जाएगा, 11.31 डिग्री। डिग्री लगभग। अब देखिए क्या काम करेंगे, वी हैव क्या, तो टी मतलब टॉर्क, कौन वाला टॉर्क, तो रेज करने के लिए। तो याद होगा आपको कि रेज करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है PD/2 tan अल्फ़ा प्लस फाई। याद कीजिए यही था ना, अल्फ़ा प्लस फाई। एक्चुअली में फाई प्लस अल्फ़ा लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कोई भी कहीं से लिखे कोई दिक्कत थोड़े है, फाई प्लस अल्फ़ा। अब देखिए फाई माइनस अल्फ़ा भी होता है कब, जब आपका लोड को लोअर करना होता है, लोड को लोअर करना होता है तो टॉर्क कितना ज़रूरत पड़ता है, फाई माइनस अल्फ़ा। वहीं से सेल्फ लॉकिंग और आपका एक ओवर हॉलिंग का बिहेवियर हम लोग को पता चलता है ना, सेल्फ लॉकिंग और ओवर हॉलिंग। फाई का वैल्यू ग्रेटर देन होगा अल्फ़ा से, तो वो जो कंडीशन होता है ना वो आपका होता है सेल्फ लॉकिंग का। और फाई का वैल्यू यदि अल्फ़ा से छोटा होगा, अल्फ़ा से छोटा फाई का वैल्यू, तो वो होता है ओवर हॉलिंग का, मतलब विदाउट टॉर्क लगाए जो है लोड नीचे आने लगेगा, लोअर होने लगेगा, उस कंडीशन को हम लोग ओवर हॉलिंग बोलते हैं। खैर ये सब बात आप जान रहे हैं।
पी यहाँ पे लोड है, इस बात को याद रहे, तो 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। डी यहाँ पे मीन डायमीटर है 40.5 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फाई का वैल्यू निकाल चुके हैं कि फाई का वैल्यू जो आया वो 11.31 आया, प्लस में कितना हो जाएगा, तो 3.149 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू आता है 104430.9833 और ये क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। ठीक, तो इसको एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी न्यूटन एमएम होगा, क्योंकि 40.5 जो है एमएम में लिए, न्यूटन एमएम होगा, है ना, न्यूटन एमएम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 104.430 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम, इस तरह भी लिख सकते हैं। सो अब देखिए क्या काम करेंगे, तो सो आपका हो जाएगा टॉ बराबर आप जानते हैं शियर स्ट्रेस बराबर कितना होता है, तो टॉ बराबर 16T, टॉर्क वाला फार्मूला पाई डीसी का क्या होगा, स्क्वायर सॉरी क्यूब, इतना होगा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा और इंटू 104 इतना हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पाई और डीसी मतलब क्या, 37 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 10 पॉइंट, अब वेरीफाई कर लेंगे, 10.5 आएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर आता है। अब ये वाला वैल्यू को ज़रा देखिए, यहाँ पे समझने वाला बात है, ये वैल्यू क्या लेस देन जो है वो गिवन वैल्यू जो कि टॉ का वैल्यू कितना था स्क्रू के लिए, अभी स्क्रू का डिजाइन हो रहा है, नट का नहीं, तो 28 न्यूटन पर एम स्क्वायर था, है ना, लेस देन है। तो आप क्या कहेंगे, शो द डिजाइन इज शेप, तो यहाँ से क्या बोलिएगा, डिजाइन की हमारा सेफ है, क्योंकि 10.5 ही इंड्यूस हुआ है, जो भी गिवन कंडीशन ले चल रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग 10.5 ही इंड्यूस हुआ है, लेकिन उसमें अराइज कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये परमिसिबल वैल्यू उसका कितना गिवन है, तो 28 है, लेकिन जो गिवन आपका नॉमिनल डायमीटर हुआ, कोर डायमीटर हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो आया 10.5 आया, तो डिजाइन क्या हमारा सेफ है, डिजाइन जो है वो हमारा क्या है, सेफ है, इस बात को समझना है, डिजाइन जो है वो हमारा सेफ है, इस बात को समझना है। यहाँ भी क्या था, वो 37 के अकॉर्डिंग सेफ तो था। तो चलिए यहाँ तक बातें होगी, अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 3 आगे डिस्कस करते हैं, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या होगा, स्टेप 3 में जब बातें करेंगे ना, तो हम तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लेकर के चले, लेकिन सही में देखा जाए ना स्क्रू को, तो सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं होता, कंबाइंड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखना ये जरूरी, एक्चुअली द स्क्रू इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ऐसा लिखते हैं, सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अभी तक तो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन हुआ है, एंड डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, सो डिजाइन मस्ट बी बेस्ड ऑन, अब जब कंबाइंड होता है तो आपको मालूम ही है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आता है जब कंबाइंड इफेक्ट होता है। सो द डिजाइन मस्ट बी बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड रहेगा, तो ए नंबर, इसी में ए नंबर करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ठीक।
तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सब तो एकदम फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग टॉ मैक्स बराबर जो होता है वो होता है 1/2, या तो आप रट ले, रूट अंडर सिग्मा सी का स्क्वायर प्लस 4 टॉ स्क्वायर। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/2 होगा। सिग्मा सी बराबर कितना आया था, तो आप देखिए कि जो सिग्मा सी का वैल्यू है वो जो 37 के अकॉर्डिंग जो आया वही वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, यहाँ दूसरा तो लिख नहीं सकते हैं। तो 37 जब हम कोर डायमीटर लिए, तो 37 जब कोर डायमीटर लिए तो सिग्मा सी का वैल्यू 18.60 आया, तो 18.60 लिखना पड़ेगा का स्क्वायर प्लस 4 और टॉ का स्क्वायर। तो टॉ का वैल्यू अभी देखिए आप 10 पॉइंट कितना है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आ रहा है ना, ये लगभग आ रहा है 14.0267 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इतना वैल्यू आ रहा है, 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब यदि दूसरा वाला थ्योरी लगाएंगे, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा सी मैक्स का वैल्यू जो आएगा वो होगा 1/2 सिग्मा सी प्लस, आपको याद होगा ऐसे फॉर्मूला 1/2 रूट अंडर इतना होगा। यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसको तो 1 बाई कितना होगा 2, और सिग्मा सी का वैल्यू कितना 18.6010 एक्चुअली में आता है ना, 6010, खैर ठीक है, 6010 एक्चुअली में ये है, आप निकालेंगे तो 1/2 रूट अंडर टेन 10.5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 23.3272 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देने वाली बात है डियर, ध्यान देने वाला बात, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार 42 ही क्यों लिए हैं नॉमिनल डायमीटर स्टैंडर्ड टेबल से। देखिए क्या है, दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो जो वैल्यू आया स्ट्रेस का वो आपका 21 आया, 14 आया है, लेकिन जो है वो स्ट्रेस का वैल्यू आप देखेंगे, मान लीजिए टॉ का भी वैल्यू देखेंगे तो टॉ का जो वैल्यू है वो आपका 14 से तो ज़्यादा है, और जो सिग्मा सी का वैल्यू है वो भी आपका 23 से तो ज़्यादा है, 42 है। अब देखिए यहाँ पे गिवन इसका वैल्यू जो है 42 है, और टॉ का वैल्यू देखिए 28 है, 42 है 28 है, 28 है। तो दोनों जो है वो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू जो है वो गिवन वाला वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखने में दो राय नहीं हो सकता है, 10 हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मतलब दोनों हो गया। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर लेस देन गिवन permissible value of sigma c and tau, so yeah, hence has the design is safe। इस तरह डिजाइन क्या है, बिल्कुल भी सेफ है ना। अब स्टेप नंबर 4 करेंगे और अब नट का डिजाइन करते हैं। स्क्रू का हो गया, स्टेप नंबर 4 डिजाइन ऑफ नट।
अब जो है यहाँ पे डिजाइन ऑफ नट करना है। आइए, पेज है बचा हुआ, डिजाइन ऑफ नट। तो नट का डिजाइन करेंगे तो याद कीजिए नट में क्या होता है। तो नट में जो है वो बियरिंग प्रेशर कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग दी, क्योंकि बियरिंग प्रेशर होता भी है कंसीडरिंग और दिया हुआ भी है ना, कंसीडरिंग द बियरिंग प्रेशर। ये सब स्टेप ना आपको डिजाइनिंग के टाइम भी बताया गया, कंसीडरिंग द बियरिंग प्रेशर ऑन नट। तो बियरिंग प्रेशर होगा तो क्या होगा, पीबी बराबर लोड अपॉन, लोड अपॉन। अब थोड़ा समझते हैं इसको, हम थोड़ा समझते हैं डायग्राम से, देखिए क्या होगा, तब जल्दी समझ में आएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे ये वाला डायमीटर को क्या बोलते हैं, आपको मालूम होगा, इसको डीसी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे इसको डी नॉट बोलते हैं, इसमें दो राय नहीं। अब बियरिंग प्रेशर का बात होगा ना, तो बियरिंग प्रेशर नट में, तो नट में मतलब क्या, नट जो रहेगा वो इस वाला में रहेगा, रेड रेड जो कर रहे हैं, रेड रेड जो कर रहे हैं इसी में रहेगा। तो अब ये जो है ये तो पूरा सरकमफेरेंस में रहेगा ना, मतलब पूरा। इसको हम यदि हम टॉप व्यू बनाए तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा बताइए ज़रा। आप कहेंगे सर टॉप व्यू यही होगा, ये वाला जो एरिया होगा इसी एरिया में बियरिंग प्रेशर होगा। बियरिंग प्रेशर एरिया तो यही होगा, तो इसलिए एरिया की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, तो पाई/4, आप कहेंगे डी नॉट का स्क्वायर माइनस क्या, डी सी का स्क्वायर। और देखिए एक यदि आपका यहाँ पे कहें देखिए, मान लीजिए कितना सारा जो है ना इंगेज रहेगा, इस चीज़ को यहाँ समझना है। मान लीजिए एक पूरा लेयर इंगेज रहेगा, एक रॉन पूरा, तो एक होगा एन नंबर ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए एन नंबर ऑफ थ्रेड जो है, अब कह सकते हैं नंबर ऑफ थ्रेड, तो नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड, तो नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड कितना, तो उसको हम एन से कर देते हैं, ये है नंबर ऑफ थ्रेड्स इंगेज्ड। तो एन एक इंगेज रहेगा तो एक ही करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आखिरकार कितना नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड है ना, ये यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सब चीज़ तो मालूम ही है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा फॉर्मूला, तो आप कहेंगे एन बराबर हो जाएगा 4p डिवाइडेड बाय, 4p डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, pb हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और इंटू पाई भी हो जाएगा। तो यहाँ से ज़रा रख करके देखिए वैल्यू को, 4 इंटू 20 इंटू 10 टू दी पावर कितना 3 डिवाइडेड बाय पीबी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 14 न्यूटन, और इंटू क्या पाई इधर ही चले कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, डी नॉट का वैल्यू कितना लिए हैं हम, 44 ले लिए हैं, जो भी स्टार्टिंग में उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रहा है, बात को समझिएगा, 37 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से निकालिए तो ये आता है लगभग 3.20, तो अप्रॉक्स कितना कह सकते हैं 4, कि 4 नंबर ऑफ थ्रेड्स इंगेज्ड कितना होगा, 4 होगा, है ना, 4 इंगेज्ड होगा। अब जब नंबर ऑफ थ्रेड्स इंगेज्ड यदि निकल गया ना, तो देखिए बहुत कुछ निकलता है यहाँ से। अब क्या क्या निकाल सकते हैं, डिजाइन ही तो करना है तो सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो यदि आप चाहे कि थिकनेस निकालें, थिकनेस ऑफ स्क्री, तो थिकनेस ऑफ स्क्री बराबर क्या होगा, पिच का आधा,
पिच बाई 2, तो पिच है 7, तो 7/2 3.5 mm, जो कि ये चीज़ ना डियर आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, जो स्टार्टिंग में यहाँ डायग्राम था एक, देखिए यहाँ पे थिकनेस का मतलब ऊपर में दिख रहा है ना 0.5 पी लिखा हुआ है। 0.5 पी मतलब क्या, पी का आधा, वही हुआ ना। और हाइट का मतलब देखिए ये है हाइट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये है हाइट बराबर h बराबर ये है, और ये जो ऊपर में दिख रहा है ये t बराबर है, यानी कि थिकनेस है, ऊपर में जो है वो थिकनेस है, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर में जो है वो थिकनेस है, तो थिकनेस और हाइट दोनों एक ही होता है एक्चुअली में। अब देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली में यहाँ पे अब क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ नट निकालेंगे। कि नट का हाइट कितना होगा, तो देखिए नट का हाइट कितना होगा समझिए। मान लीजिए कि एक आपका इंगेज है, फिर दूसरा इंगेज है, इसी को काउंट करते, फिर तीसरा इंगेज है, फिर चौथा इंगेज है, इस तरह। मान लीजिए आपका जितना इंगेज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग नट का हाइट होगा ना, नट जो होगा वो इसी में ना रहेगा, इस तरह से नट रहेगा मान लीजिए, है कि नहीं है। तो इंगेजमेंट पे तो डिपेंड कर रहा है ना कि कितना सारा थ्रेड इंगेज्ड है, तो इसीलिए हाइट ऑफ नट पिच के देखिए एक मिनट रुकिएगा। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, कन्फ्यूजन नहीं, ये हाइट ना, इसको हाइट नहीं बोलिए आप, ठीक है, तो मिटा दिए हैं, इसको हाइट नहीं। देखिए अब आपका जो थिकनेस है, तो थिकनेस तो आपका 0.5 पी हो गया, लेकिन हाइट का बात होगा तो एक बार इंगेज रहेगा तो कितना होगा हाइट। देखिए यहीं पे आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरा है ना, ये होगा, इतना लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो ये तो पिच के बराबर होगा। तो एक बार इंगेज रहेगा एक, तो एक में एक पिच होगा, तो n नंबर ऑफ में रहेगा, तो n में कितना होगा, तो n इंटू पिच होगा। तो इसीलिए हाइट के जगह पे यहाँ पे याद रहे n इंटू पिच होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, n इंटू पिच होगा। तो n जो है 4 है, पिच कितना है 7, तो इसका मतलब जो है वो हाइट ऑफ नट कितना होगा 28 mm का होगा, ये आंसर होगा। 28 mm जो होगा वो हाइट ऑफ क्या होगा, नट होगा। 28 mm जो होगा वो हाइट ऑफ नट होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गया होगा, हाइट ऑफ नट का मतलब। देखिए हाइट ऑफ नट का मतलब यहाँ से भी समझिएगा। देखिए हुआ क्या है कि ये जो यहाँ से यहाँ है ना, वो एक पिच के बराबर होता है, फिर अगला पिच ये होगा, फिर अगला पिच ये होगा, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए आपका टोटल इंगेज्ड जो है वो 4 है, तो 4 इंटू पिच होगा हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा 4 इंटू पिच, तो 4 इंटू पिच मतलब 4 इंटू 7 यानी कि 28, तो जितना भी रहेगा। मान लीजिए इंगेजमेंट जितना ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग नट रहेगा। अब कहेंगे कि सर ये बताइए कि क्या ये पिच पे डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड पे, तो नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल भी सही है कहना। एक बार जो डिजाइन होगा वो तो एक बार हो जाएगा ना हाइट, ये हाइट वैरी नहीं करने वाला है कभी नट का, वो तो फिक्स रहेगा, ऑलवेज उतना ही नंबर ऑफ थ्रेड्स इंगेज्ड रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम डिजाइन किए तो नंबर ऑफ थ्रेड्स इंगेज्ड 4 आया, तो ये नहीं कि ये वैरी करेगा, जिस तरीके से डिजाइन हुआ, जिस तरीके से नॉमिनल डायमीटर, उसके अकॉर्डिंग मीन डायमीटर, कोर डायमीटर, जिस तरीके से है, ये पिच वगैरह का वैल्यू जिस तरीके से है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड है। नंबर ऑफ थ्रेड जो है
उसी के अकॉर्डिंग सब इंगेज्ड है, मतलब कि सब बातें जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इस बात को समझिएगा। तो नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड पे डिपेंड करेगा हाइट ऑफ नट। अब थ्रेड इंगेज्ड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, और नट का हाइट भी जो है वो एक बार एक स्क्रू जैक में जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहें और इस तरह का न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते रहे। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आया होगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो डियर, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन।